बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं और कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के सर पर इलेक्शन कमीशन की तलवार जो है अभी तक लटक रही है और बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि कल तक फैसला करें, जो महफूज फैसला इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो उस फैसले के मुताबिक जो है अपनी स्ट्रेटजी बना सके, प्लान बना सके और आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास जारी हैं नून लीग के, और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने कैंडिडेट्स फाइनल किए जा रहे हैं, सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ पीपल पार्टी भी अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करने वाली है बाज़ाब्ता। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने KP के अंदर, सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर जलसे किए, लेकिन बाज़ाब्ता जो इलेक्शन कैंपेन है वो 27 दिसंबर से शुरू की जा रही है और इसके लिए तैयारियां भी अरूज पर हैं। तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, नून लीग की क्या प्लानिंग है और पीपल पार्टी के पास कितना वोट बैंक है और कितनी सीटें निकाल पाएगी, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के वकील हैं और जो तहरीक इंसाफ के केसेस चल रहे हैं उनको डिफेंड भी कर रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में और उन पर बात भी कर रहे हैं। नईम साहब, वेलकम टू द शो सर। मुझे बताइएगा कि आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस पर क्या कमेंट करेंगे और आपको क्या तवक्को है कि कल इलेक्शन कमीशन से आपके मुतालिक क्या फैसला आ सकता है? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। इलेक्शन कमीशन ने कल जो फैसला देना है उसके हवाले से आप बड़ा वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के हवाले से आखिरी दिन है और कल आखिरी दिन तक यानी अभी तक हमें ये नहीं पता कि बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर के ऊपर होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो आप मुल्क के अंदर जो इस वक्त जुल्म और जबर किया जा रहा है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कैसे किया जा रहा है कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं जमा करवाने के लिए लोग जाते हैं, उन्हें बिठा लिया जाता है, उन्हें पेपर नहीं दिए जाते, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है और उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। ठीक, पहले तो ये था ना जी कि आप लोग 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि वहां पर 100 या 150 बंदा या 200 बंदा अगर किसी जगह के ऊपर था तो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात कर रहे थे हम। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो उस इंडिपेंडेंट तहकीकात ना तो वो की गई बल्कि पूरे पाकिस्तान को जेल बनाते हुए उनके रिश्तेदारों के घरों में छापे, उनके बहन भाइयों आगे जो है उनके दोस्तों के घरों में छापे और लोगों को हजारों के साथ जेलों में डाल दिया गया। अब वकला, क्योंकि खान साहब ने देखा कि ये तो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि ये चाहते हैं कि सिलेक्शन से नवाज शरीफ साहब को बनाया जाए वजीर आजम, तो उन्होंने कहा कि मैं वकीलों को साथ उतारूंगा। अब वकला के घरों में भी 2 दिन से छापे हैं बलोच साहब। शुभ की बात की जाए तो वहां पर हमारे वकील हैं, उनके घर में छापा मारा गया। अगर साहिवाल की बात की जाए तो नूर हयात कलियार साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करवाई गई। अगर शाहपुर की बात की जाए तो वहां पर इफ्तिखार गोंदल साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों करवाई गई। अगर सरगोदा की शहर की बात की जाए तो शफकत बलोच साहब आज पेपर लेने के लिए गए तो उनको पेपर जो है वो पेपर तो उन्होंने ले लिए लेकिन उनको सबमिट करने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही कि उनसे पेपर लिए जाएं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी नॉमिनेशन पेपर लिए हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वहां पर जो ऑफिस है सरगोदा में वहां पर मैंने बंदा भिजवाया हुआ है और कल से लगा हुआ है। मुझे जो सर्टिफिकेट मिलता है ना वोटर का वो नहीं जारी किया जा रहा, कह रहे हैं जी कि नेट स्लो है कल से। और दूसरी तरफ देखें कि PMLN के जो लोग हैं तो नहीं हैदर साहब, कल सर जो फैसला आता है, इन केस आपके खिलाफ फैसला आता है और बल्ले का निशान जो है वो नहीं होता, तो फिर क्या प्लानिंग है तहरीक इंसाफ की कि क्या आपके तमाम उम्मीदवार जो है वो आज़ाद खड़े होंगे और या कोई किसी और पार्टी के साथ जो है वो आप जो है वो उसके साथ अलायंस करेंगे? देखिए, मैं वो एक बलोच साहब गुजारिश कर रहा हूँ, उम्मीदवार खड़ा करना तो बाद की बात है ना, पहले आप किसी के पेपर तो लेना। आप पेपर ही नहीं लेंगे तो उम्मीदवार लड़ कैसे सकेंगे? आप पेपर ही नहीं ले रहे, आपने आगे पुलिस नफरी जो है बिठा दी है कि जिसके पेपर के ऊपर लिखा होगा PTI उसको उठा लो, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई सहाफी है, चाहे वो कोई उस्ताद है, चाहे वो कोई एक दिहाड़ी वाला रेडी वाला है, कोई पेपर लेके आए PTI लिखा हो तो आपने उठा लेना है। ठीक है जी, किस कानून के तहत उठा रहे हैं? क्या ये फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं?
मैं तो ये कहता हूँ कि नोटिफिकेशन एक निकाल दिया जाए, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है, ये ड्रामा करने की जरूरत क्या है? नहीं, कैसे वजीर आजम सर, कैसे वजीर आजम नईम साहब वजीर आजम कैसे बन जाएंगे नवाज शरीफ साहब? उनके तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो नाहली की जो तलवार वो भी लटक रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस की भी जरूरत होगी, तो कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे? अभी तो उनके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास चल रहे हैं, ना तो पब्लिक में निकले हैं और ना कोई और कैंपेन अभी शुरू किया उन्होंने। जैसे वो 3 दफा पहले वज़ीर आज़म बन गए सिलेक्शन से, ऐसे ही बन जाएंगे। और तलवारें जो है वो बलोच साहब आप और मेरे लिए हैं, इनके लिए तलवार नहीं, इनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। और रेड कारपेट आपने देखा कि लंदन से लेकर पाकिस्तान CCPO सलूट जलसे और सारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होने तक आप देख लें, क्योंकि कैसे टकाटक जो है बेलें मिलती गई हैं। मुजरिम को जिंदगी में हमने नहीं देखा कि किसी कन्विक्टेड शख्स को प्रोटेक्टिव बेल मिली हो, लेकिन क्योंकि नाम जुड़ता है साथ शरीफ, तो शरीफ जो है वो कानून से बालातर होता है। ये तो खान साहब ने भी कहा था, तो वो बालातर है। जहां पर नाम जुड़ जाए खान, तो वो क्योंकि इमरान खान सर 2018 का इलेक्शन देखें नईम साहब, नईम भाई 2018 का इलेक्शन देखें, खान के साथ क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि खान के नाम के साथ खान लग गए तो वो इलेक्शन नहीं होता, तो 2018 में भी तो यही हुआ था ना, खान साहब को। सर गुजारे ये है कि 2018 के अंदर एक खान साहब को या तमाम जमातों को पूरा मौका था। आप ये देख लेना कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कभी ऐसा हुआ कि मुतनाजा हो गया, नॉमिनेशन पेपर के ऊपर इलेक्शन मुतनाजा हो गए। 2018 का इलेक्शन में मुतनाजा था सर, आपको याद है? नहीं भाई, आपको याद है कि 2018 का इलेक्शन भी मुतनाजा था, उस पर भी अपोजिशन ने उसे मुस्तरद किया था। इवन आपकी हुकूमत ने उसे कहा था कि ये जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए। देखें हमारी हुकूमत ने क्यों कहा था, क्योंकि रात को हमारे लोग जीते थे और सुबह जो है हरा दिए गए, इसलिए कि लोगों को साथ जोड़ा जाए, जो इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाया जाए और इनकी हुकूमत जो है वो कमजोर बने। जिस टाइम मर्जी हुआ उनको साथ हटाएंगे और ऐसे घर भिजवा देंगे। और वही आपने देखा कि जो ही अमेरिका से लेटर आया है तो उन अतारियों को जो है और बाकी लोगों को उठा उठ के माल मंत्र दे के आपने खुद वो अगर बात की जाए तो उस वक्त क्या किसी पार्टी ने दरखास्त दी थी, PMLN पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों ने, कि ये हल्का खुलवाया जाए? हमें पता है जी कि यहाँ पर धांधली हुई है, या इमरान खान साहब ने आगे से इनकार किया हो, कोई ऐसा रिकॉर्ड के ऊपर चीज है? हाँ, 2013 में धांधली हुई, खान साहब ने कहा ये हल्कों का जो है वो दोबारा इसे ओपन किया जाए, काउंटिंग की जाए, लेकिन वो हल्के नहीं खोले गए। और 2018 में इमरान खान साहब की एक स्ट्रगल थी, वहां पे 2018 में RTI सिस्टम बैठ गया, लोग उनके साथ थे, ठीक है जी, उनकी मकबूलियत टॉप के ऊपर थी, वो आए अपने वोट की ताकत से आए, लोग उनके साथ थे। आपने 2014 वाला धरना देखा, उसमें लोग समझ गए थे कि नेक्स्ट हुकूमत इनकी नहीं रह सकती, क्योंकि इमरान खान साहब ने पूरे तरीके से इन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। और जैसे हुकूमत खान साहब की गिराई भी है ना, उसमें तो मजीद इमरान खान साहब ने इनको एक्सपोज किया ना, इन तमाम लोगों को इकट्ठे कर दिया। और ये वाहिद खान साहब देखें सर, आप बात कर रहे हैं, अमेरिकी खत की, कि अमेरिकी खत आया तो उन्होंने खुद जो है वो लहराया था अमेरिकी खत, और साइफर जो है वो खुद लहराया गया था। अभी यही तो केस है साइफर साजिश केस के, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उसको लहराया गया जलसे में, और फिर उस पर जो है वो एक बयानिया जो है वो आगे ले जाया गया और पब्लिक को बताया गया कि अमरीकी साजिश है। फिर वो साजिश कोई और निकली, फिर वो कोई साजिश और निकली, तो फिर किसी एक बात पर तो रहे ना सर। देखें, इनकी तरफ से पहले कहा गया कि साइफर आया नहीं, जब ये मान लीजिए कि साइफर आया, फिर उसके ऊपर डी मार्च किया गया, तो बात कबूल हो गई कि साइफर आया, अमेरिका ने धमकी दी और हुकूमत गिराई। अब बात जब कबूल हो गई है तो जिन्होंने साजिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये जिसके ऊपर 5 गोलियां लगी हैं उसको जो है जेल में डालना चाहिए। सर वही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में कौमी, सर देखिए मेरी अर्ज सुन सर, यही डॉक्यूमेंट जो है वो कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में पेश किया गया था, और फिर यही डॉक्यूमेंट जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के पास था, और इसी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि जी उनके पास था, तो उसके आगे फिर जो है वो वापस नहीं गया मुफा को। फिर उन्होंने खुद कहा साबिक वज़ीर आज़म ने कि मुझसे ये डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, तो फिर जो है वो एक जब ये साइफर केस चल रहा है, इसका फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके मुल्क के खिलाफ साजिश हो गई है, आपके वज़ीर आज़म को हटा दिया गया है। ये खान साहब के खिलाफ साजिश नहीं थी, इस मुल्क के खिलाफ साजिश थी। और बजाय ये कि हम उन लोगों को अंदर डालें जिन्होंने हुकूमत गिराई या जो साजिश का हिस्सा बने या जिन्होंने साजिश की, हमने अपने खान को, अपने वज़ीर आज़म को अंदर डाल दिया।
और उसके ऊपर मुकदमा बनाकर अब कहते हैं कि मीडिया के ऊपर चलना भी नहीं चाहिए, ताकि लोगों को हकीकत ना पता चले कि केस के अंदर तो है कुछ नहीं, एविडेंस जो है वो शो नहीं करवानी मीडिया, क्योंकि बाहर बताएगा कि ये एविडेंस इसके अंदर तो कुछ है नहीं। तो जब इस तरह से केस चलाए जाएंगे तो उन केसेस की क्या वैल्यू है? उन लोगों को अंदर होना चाहिए साफ शफाफ। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो खान साहब को जो है एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने अंदर डाला, फिर उन्हें नाअहल किया गया, फिर उन्हें सजा दी गई, फिर उन्हें जो है वो इलेक्शन से बाहर करने के लिए आज आपने देखा कि अमर फारूक साहब ने जो हमेशा फैसले महफूज कर लेते हैं, उन्होंने आज हमारी दरखास्त जो है एक दिन पहले खारिज कर दी है, जिसमें हमने ये गुजारिश की थी कि तोशाखाना केस के अंदर जो सजा हुई है वो तो सस्पेंड हो गई है, लेकिन जो ऑर्डर है वो भी बाकी है, उसको सस्पेंड किया जाए। उस ऑर्डर को सस्पेंड करने की दरखास्त के ऊपर फैसला महफूज था और आज सुनाकर ये कह दिया गया कि नहीं नहीं आप तो 5 साल के लिए ना आए। दूसरी तरफ 100 मोटो लिया जा रहा है, किसी और की दरखास्त है जिसके अंदर 62(1)(f) का मामला जो है वो डिसाइड करना है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेकअप कर लिया गया है। जो ही चीफ जस्टिस साहब आएंगे छुट्टियों के बाद तो वो मामला सुना जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब को अहल किया जाएगा। तो ये एक सोची समझी साजिश प्लानिंग है। चलें सर वापस, लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी बलोच साहब टीवी चैनल के ऊपर चलाते हैं, मैं जितना मर्जी बोलता रहा हूँ, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। जैसे फलस्तीन के अंदर जितनी तंजीमें बोल रही हैं, क्या कोई असर हो रहा है? क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा है। यहाँ पर भी अमेरिका, इसराइल और इंडिया की लॉबी जो है वो एक्टिव, और ये वो लोग हैं आती नवाज शरीफ ने उनके हक में बयान दिया है। सर इसराइली लॉबी कौन है, अमेरिकी लॉबी कौन है, ये तो इसका फैसला तो खैर वक्त ही करेगा। हम वापस आते हैं कि जो सर तहरीके इंसाफ का कल जो फैसला आता है, मैं इसी पे वापस आ रहा हूँ आपके पास, कि अगर ये तहरीके इंसाफ का कोई फैसला ऐसा आता है तो फिर प्लानिंग क्या है? तहरीके इंसाफ किसी के साथ कोई इत्तेहाद कर सकती है? क्योंकि आपके जो कायद हैं उनके मुताबिक तो सारे चोर ही हैं, वो किसी से ना तो बात कर सकते हैं, ना वो किसी से इत्तेहाद कर सकते हैं, ना वो किसी के साथ बैठ सकते हैं। तो फिर क्या तहरीके इंसाफ किसके साथ बैठेगी, किसके साथ इत्तेहाद करेगी? आप ना किसी PMLN के बंदे से या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों से उनसे कहिएगा कि दिल पर हाथ रख कर कहें कि ये जो आपके लीडरान है ये चोर नहीं है, और दिल पर हाथ रख कर उनसे पूछिएगा कि इमरान खान के ऊपर जो है वो बोगस केसेस नहीं बनाए गए, तो उनसे नहीं रखा जाएगा। मैं तो अगले दिन भी एक शो के अंदर बैठा हुआ था, तो साथ हमारे एक PMLN के मुअज़्ज़ज़ वकील मुअज़्ज़ज़ रहनुमा थे, तो उनके मैंने जब कहा कि दिल पे हाथ रखें तो हाथ दिल पे नहीं रखा गया। तो बात ये है कि इस तरह के केसेस हैं। और अगर कल जो फैसला, जो आपने बार बार सवाल किया स्टार्ट के अंदर भी, कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो डेफिनेटली फिर कोर्ट के अंदर ही जाना। हमारी अदालतें हम एहतराम करते हैं, उन्हीं कोर्ट्स में जाते हैं, गुजारिश लेकर जाते हैं, लेकिन कोर्ट्स इस टाइम के ऊपर कोई उन्हें नजर नहीं आ रहा कि लोगों के हकूक सलब किए जा रहे हैं। पार्टी को देखें, ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये इस मुल्क की बात है, ये इस जमहूरियत की बात है, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की बात है, ये अदालतों की तौकीर को बहाल करने की बात है, इदारों की तौकीर को बहाल करने की बात है, जो कि नहीं की जा रही। जो तमाम चीजों के ऊपर ये हमला है, और हम क्या कर सकते हैं कि गुजारिश ही कर सकते हैं, इल्तिजा ही कर सकते हैं, मुतालबा ही कर सकते हैं। आप उन्हीं कोर्ट्स में जा रहे हैं जिन पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। नहीं भाई, आप उन्हीं कोर्ट्स में जा रहे हैं जिन पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। मेरे भाई फिर किधर जाएं, मुझे बताएं। चलें उन्हीं कोर्ट्स में ही सर आपको जाना होगा। जारी बात है, कोर्ट्स नहीं फैसला करना। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा नहीं भाई, जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और नून लीग जो है उसकी प्लानिंग क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन की तैयारियां जो हैं अरूज पर हैं और ऑलमोस्ट तमाम पार्टियां जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। तहरीके इंसाफ के मुतल्लिक जो है वो कल बड़ा अहम फैसला आने वाला है और नून लीग की भी तैयारी है, इस्काम पाकिस्तान पार्टी जो है अपनी तैयारी कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फैज़ुल हसन चौहान साहब इस्काम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चौहान साहब बताइएगा, कल बड़ा अहम फैसला जो है वो आने वाला है इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तहरीके इंसाफ का, तो आपको नज़र आ रही है तहरीके इंसाफ इलेक्शन में ये बल्ला नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि शायद बल्ला नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जिस बल्ले को इस्तेमाल करके आपका MM आलम का वो त्यारा तोड़ा गया कि वो भारतीय फजाइया के त्यारे छू नहीं सके,
जिस बल्ले को इस्तेमाल करके शहदा की पोर्ट्रेट्स को और शहदा की तस्वीर को तोड़ फोड़ की गई, जिस बल्ले को इस्तेमाल करके पाक फौज के और सिविल और आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए गए, जिस बल्ले के ऊपर जनाब पाक फौज के जवानों और अफसरों की वर्दियों को उसके ऊपर लटका के खुले आम सोशल मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तस्लील की गई, मेरी जाती राय में वो बल्ला सिंबल ऑफ हेट्रेड है। उसको कम से कम जनाब पाकिस्तान की जनाब इलेक्टोरल पोल के जनाब जो आपकी सिंबल्स हैं उसकी लिस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस सानिया 9 मई तो सबके सामने ही है, और जो शवाहिद हैं उन्होंने ख़ुद जो है वो वीडियो अपलोड की थी 9 मई को और 10 मई को कि किस तरह जो है वो जलाओ घराव किया जा रहा है, किस तरह जो है वो जहाज़ जलाए जा रहे हैं और किस तरह जो है वो हमले किए जा रहे हैं। ये तो वो शवाहिद हैं जो आप उसे झुटला नहीं सकते। उस बल्ले के जरिए से तोड़ा गया। जी जी। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बल्ला इंतखाबी निशान, बल्ले को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया गया रियासत के खिलाफ नफरत, फौज के खिलाफ नफरत, एजेंसियों के खिलाफ नफरत, सिविल अदारों के खिलाफ नफरत और हर किस्म की गैर कानूनी गैर इखलाकी सरगर्मी के तौर पे 9 और 10 मई को बल्ले को इस्तेमाल किया गया। बल्ले को तो मेरी जाती राय में तो ये तो मेरी थी जाती राय, लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं वो अब कल फैसला करेगी इलेक्शन कमीशन। तो आपको तहरीक इंसाफ जो है वो नज़र आ रही है इलेक्शन में कि जैसे अभी मेरे साथ थे नईम हैदर पंजोता साहब, वो ये कह रहे थे कि हमें बिल्कुल ना तो हमारे कागजाती नामजदगी जो है वो लिए जा रहे हैं, ना जमा करवाए जा रहे हैं और ना ही जो है हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। तो गिला उनका किस हद तक दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ और उनके जो साबिक चेयरमैन हैं उनका क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? यार मुझे जावेद बलोच साहब आप ये बताएं कि कल सुबह पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया ने ये खबर सुनी कि 6 जनवरी 2021 आज से 2.5-3 साल पहले अमेरिका के जो पूरी दुनिया के अंदर पार्लिमानी सियासत जमहूरी सियासत का सबसे बड़ा किबला और काबा नौज़बिल्ला माज़ल्ला एग्जाम्पल गलत बनती है लेकिन एक जनाब मैं सैंपल के तौर पे बता रहा हूं, वो माना और जाना जाता है। उस अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर को नाअहल करार दे दिया जाता है कि उसकी तकारीर से मुतासिर होकर उसके हामियों ने वाशिंगटन में कैपिटल हिल्स में उनका जो सियासी अदारा था उसके ऊपर हमला किया पार्लियामेंट के ऊपर। तो जनाब यहां तो 150 से लेके 200 जगहों के ऊपर जना हाउस, GHQ, गवर्नर हाउस, ISI के दफातर, आपकी मियां वाली एयरबेस, यहाँ पे शहदा के जनाब मुजस्मे, शहदा की तस्वीर, आपकी जनाब हीरो MM आलम का जहाज, क्या क्या कुछ तबाह नहीं किया गया। सिर्फ एक तकारीर नहीं, एक एक चीज की प्लानिंग साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने की और इस तहरीक इंसाफ ने। तो जनाब आप बताएं, अगर रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो हमें अमेरिका को ओबे करना चाहिए, अगर कानून की अमलदारी की बात करेंगे तो हमें अमेरिका को ओबे करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो हर किस्म की आपको रूल ऑफ लॉ नजर आ रही है। तो देखा जाए तो मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ पे पाबंदी भी लगनी चाहिए। देखा जाए तो खैर नाअहल तो वो होंगे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, लेकिन जो पिछले 2.25 साल उनको लाडला बना के और उनको 21 तोपों की सलामी दे के पाकिस्तान के अदालती सिस्टम में जिस तरह रखा गया है, कल के अमेरिकी फैसले के बाद मैं समझता हूं कि हम सबके सर और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि वहां पर रूल ऑफ लॉ क्या है और यहां पर हालात क्या है। जी जी। तो चौहान साहब आप खुद इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं और जो गुज़श्ता 4-5 साल से जो गालम गलूच का जो कल्चर फ़रोग पाया है सियासत के अंदर, क्या आप समझते हैं कि इन फ्यूचर जो है इस कल्चर को ख़त्म किया जा सकता है? देखें, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वो एक नैरो माइंडेड एटीट्यूड था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ओए तोए की सियासत और मुखालिफ को तो इंसान ना समझने की सियासत। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रख दूं, पिछले साल 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे 20 इलेक्शन, मेरी जिम्मेदारी लगी कहूटा के राजा सफीर साहब वाला जो इलेक्शन था वहां की। मैं इलेक्शन डे वाले दिन पूरे कहूटा की जनाब हर पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ के दौरे कर रहा। ठीक है। मेरे साथ PTI के यूथ विंग के वहां के लड़के थे। एक जगह पे मैं विजिट पे गया तो बिल्कुल एडजेसेंट नून लीग का कैंप लगा हुआ। तो मुझे उन तमाम लड़कों ने जो यूथ के थे मेरे हमारे PTI के, उन्होंने कहा जनाब
ये हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर 15, 20, 30 घर रहते हैं। हम सारे नौजवान पीटीआई के साथ हैं, लेकिन हम सबके वालिद, चचा, ताया, दादा, नाना सारे साथ वाले कैंप में बैठे हुए हैं नून लीग के। तो मेहरबानी करके आप निकलेंगे तो सलाम दुआ कर लीजिएगा, जरा अच्छा जेस्चर हो जाएगा, एक अच्छा इमेज बन जाएगा। मैंने कहा यार मेरा तो मजाज और स्टाइल है ये, मैं तो सिर्फ स्टेज की तकरीर और कैमरे के अलावा बाकी बिल्कुल ना मैं मजहब को, ना मैं सियासत को, ना अकीदे को, ना मैं फिरके को मानता हूँ ताल्लुकात बनाने के हवाले से। चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसकी प्लानिंग क्या है? इलेक्शन सर पे है और पंजाब में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कितने कैंडिडेट्स जो है वो आपकी प्लानिंग की है? और ज़री बात है आपने जो है वो अलायंस करना होगा, आपको किसी न किसी के साथ सियासी इत्तेहाद भी करना होगा। नून लीग के साथ आपकी बातचीत चल रही है, तो वो कहाँ पहुंची और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है? कितने इलेक्टेबल्स या कितने सीटें निकाल सकते हैं? देखिए, हमारा पंजाब के अंदर नून लीग के साथ एडजस्टमेंट की बातचीत हो रही है और तकरीबन कोई 45 के करीब सूबाई असम्बली की और 25 के करीब कौमी असम्बली की सीटों पर निगोसिएशन हो रही है। उम्मीद है कि हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएगी और पंजाब के अंदर हम इस अंदाज से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बाकी केपीके के अंदर और सिंध के अंदर हम अपने अंदाज से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिंध में भी जनाब कराची के अंदर धड़ाधड़ लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। महमूद मौलवी साहब वहाँ पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। वाइटल रोल होगा हमारा वफाकी भी और सूबाई पंजाब की हुकूमत की मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों में। मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो किंग्स पार्टी होगी। हाँ इंशाल्लाह जी, पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। ठीक, तो आपकी अपनी सीट जो है वो आप इलेक्शन लड़ेंगे, अब्बासी साहब आपके मुकाबले में होंगे या उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह? नहीं, मैंने आपको बताया नून लीग के साथ उम्मीद है कि पिंडी के अंदर सिर्फ 2 सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट है अंडर डिस्कशन। एक सरवर खान साहब की है और एक मेरी सीट है, और अभी देखें इसके ऊपर क्या बनता है। बाकी सूबाई असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा और अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो वो एक आम वही एक जनरल इंप्रेशन जो है जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मुतल्लिक के नून लीग की बी टीम जी और नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन, अगर बी टीम होती तो बलौच साहब इत्थे रुक जाओ, जे बी टीम होती तो फिर जनाब असी जाम हो जाना सी। हम औकाफ के इंतखाबी निशान से लहदा क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारे साथ क्यों सीट एडजस्टमेंट हो रही है? सीट एडजस्टमेंट तो बी टीम के साथ नहीं होती। बी टीम के साथ तो जनाब क्या कहते हैं उसको जम किया जाता है, ठीक है, उसको किया जाता है, उसको उसके इंतखाबी निशान पे। हम शेर के इंतखाबी निशान पे तो नहीं लड़ेंगे, मैं औकाफ के इंतखाबी निशान पे लड़ूंगा। तो सब औकाफ पे लड़ेंगे, तो साहब सारे औकाफ पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पुराने साथी दोस्त फवाद चौधरी साहब जो है, उनकी कोई उम्मीद है कि वो आपके साथ औकाफ के पे लड़ेंगे इलेक्शन? उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। वो अभी अपनी करतूतें भुगत रहे हैं और बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बचाए। वो फैमिली आपस में, वो फैसल चौधरी और उनकी मिसेज आपस में जो नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह जो उल्टे सीधे इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाने लगे हुए हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ बयान करने की। बस पाक का मकाफ़ात अमल है। तो एक बात बताइएगा मुझे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़ी तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी वो नून लीग के साथ ही मिलाते हैं। तो जो अभी बात हो रही थी कि जो सियासत में तनकीद का जो अंसर है होना चाहिए, अपने सियासी मुखालफिन पर होनी भी चाहिए तनकीद, तो कोई प्लानिंग नहीं सामने आ रही सियासी जमातों की कि करना क्या है, मसाइल कैसे हल होंगे, अवाम को क्या देना है। सिर्फ जो है वो जलसों में तकरीरें की जा रही हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कल्चर जो है वो कामयाब हो पाएगा, आप समझते हैं? देखिए जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो कम अज़ कम जो है ना इस कल्चर में नहीं है। हमने तो अपना मैनिफेस्टो दिया, हमने तो अपना मंशूर दिया, हमने तो अपना प्रोग्राम दिया है। और अलीम खान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शुरू में ही पार्टी बनते ही फौरन एक प्रोग्राम दिया और उसी का प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं। हम तो कोई तनकीद या कोई बिलो द बेल्ट या किसी की ज़ात या किसी का ख़ानदान या किसी की ज़ाती ज़िंदगी या अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए से मुखालफिन की माँ बहन बेटी की ट्रोलिंग और जनाब उनकी खानगी ज़िंदगी की ट्रोलिंग जो तहरीक इंसाफ का और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का स्टाइल था, है और ये रहेगा मरते दम तक, उनका वो चेंज नहीं हो सकते। तो हमने तो कम अज़ कम ये नहीं किया। हम तो प्रोग्राम दे रहे हैं जी कि 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाला लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, उसको हम जनाब सरकार फैसिलिटेट करेगी। हम तो मंशूर दे रहे हैं कि मोटरसाइकिल सवार को हाफ
रेट के ऊपर जनाब पेट्रोल मिलेगा। हम तो मंशूर दे रहे हैं कि जनाब हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक क्वालिफाइड डॉक्टर और क्वालिफाइड डिस्पेंसर के साथ बेहतरीन डिस्पेंसरी हम बनाएंगे, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। हम तो मंशूर दे रहे हैं कि जनाब 12 एकड़ से कम जो काश्तकार है जमीन रखने वाला, उसको जनाब हम उसके ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री देंगे। हम तो मंशूर दे रहे हैं कि भाईजान कम से कम तनख्वाह 50,000 हो। चौहान साहब हम तो मंशूर दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर नामूस रसालत और खत्म नबूवत के कवानीन का हम मुहाफ़िज़ बनेंगे। हम तो भाई जी हम तो एक प्रोग्राम दे रहे हैं और वही प्रोग्राम लेके आवाम के पास जाएंगे इंशाअल्लाह। चलें सर, आप प्रोग्राम दे रहे हैं, तमाम पार्टियों को अपने अपने प्रोग्राम देने चाहिए। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं और मईशत की बहाली के लिए जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्की हालात हैं, जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ अनासर जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इससे काम ना आ पाए। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। एक तरफ तो SIFC जो है वो अपने इक़दाम कर रही है, दोस्त ममालिक से रब्ते किए जा रहे हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसके फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुल्क में जो है वो अदम इस्तेहकाम की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस पर आप फरमाएँ कि किस हद तक ये मुतासर कर सकती हैं ये चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमने ये देखना है कि हम SIFC का जो वजूद है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसको कैसे देखते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है, जैसे कि हम बहुत से रेशियोज पाकिस्तान के डिस्कस करते हैं, वो 13.7% है FY23 में। ये एग्जैक्ट फिगर है। अगर आप उन सब ममालिक को देखिए जो एशिया में जिन्होंने तरक्की की है, चाहे वो ईस्ट एशिया हो, चाहे वो चाइना हो, इंडोनेशिया हो, मोर रिसेंटली वियतनाम, बांग्लादेश और 90 की दिहाई से इंडिया, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह थी वो तकरीबन 25 से लेके 35% तक थी और अब भी कंटिन्यू करती है। यानी कि जितना कमाते हैं, जितना हुजम है इकॉनमी का, उसका अगर वो 30% इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम 13.7% इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की FDI पिछले 10 साल में 1.5-2 अरब डॉलर को क्रॉस नहीं कर पा रही, जबकि अगर आप हमारे खित्ते के ममालिक में देखें तो इससे कई गुना की FDI आ रही है। आज भी जब मैं FDI के फिगर्स देख रहा था पहले कुछ माह के, तो वो कुछ 5-6% बढ़े हैं, पर अभी भी 600-700 मिलियन डॉलर के करीब हैं इन महीनों में, इस मालियाती साल का जो पहले 5 माह हैं। अगर आप इस चीज़ को बदलेंगे नहीं, और इसको बदलने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो उसको फाल बनाए, मैंने ये बहुत दफ़ा कहा है, PSDP को फाल बनाए। SIFC काम कर रही है कि जो इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर है वो पाकिस्तान को फेवरेबली देखे, पाकिस्तान में आने के लिए जो कबाहतें हैं उनको ओवरकम किया जाए, पाकिस्तान की कुछ फीजिबिलिटीज़ बनाकर सामने रखी जाएं, और एक पिच किया जाए पाकिस्तान को कि हम डेट यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक से आगे जाकर इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। इसके लिए अभी जो कुछ इकदामात हुए उसमें एक वीज़े का इजरा बड़ी क्विकली कर देना एक इकदाम है, कुछ हमारी जो प्रोजेक्ट्स पिच करना है वो एक इकदाम है, एक हमारी जो एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेटाइज करके जो एग्रीकल्चर इस वक्त हम कल्टिवेबल लैंड है और एक अनकल्टिवेबल लैंड है, और जो हम नहीं कल्टिवेट कर रहे वो एक बहुत बड़ा हमारे पास हिस्सा मौजूद है, उसको लोकली भी और बाहर भी पिच करना, ये एक और काम है। फिर जो हमारे एसेट्स हैं जिनको लगे हुए हैं, PIA है, स्टील मिल है, पोर्ट्स एंड शिपिंग्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जेनकोज, डिस्कोज, ये तो एक लंबा एजेंडा है कि इन सब को भी ऑफलोड किया जाए। इसलिए नहीं कि हम उससे सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी आए, और 100-150 अरब का PIA नुकसान करेगी इस साल, 500 से 900 अरब का नुकसान एनर्जी सेक्टर करेगा। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो रही है, PIA भी जो है जारी बातें निचकारी उसकी होगी या आगे चलेगा। तो ये बताइए कि जो SIFC या हुकूमत जो है रब्ते कर रही थी बैरून ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, सऊदीया के साथ, दुबई के साथ, कतर के साथ, बाकी ममालिक जो है वो चाइना भी शामिल है, तो आप समझते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान के माशी हालात मज़ीद बेहतर होंगे?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चाइना से शुरू करते हैं। सीपेक 1 में 25 अरब डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट आई, और अभी बहुत से लोग उस पर तनकीद करते हैं और बड़े समझदार लोग करते हैं। मैं उस तनकीद को समझ सकता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट ने हमारा जो डेट है वो बढ़ाया, पर जो उसका सेकंड फेज था कि हम पिछले 4-5 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, उससे कमाई होती, चाइना की भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगती, और ये जो बिल आपको अभी क्या 30-35 बिलियन डॉलर्स हम चाइना को शायद वो करते हैं हमारा टोटल डेट में से, तो आपको इसकी रीपेमेंट भी, इसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी भारी ना लगती। पर हम नहीं कर पाए ना। ये 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं, मेजर इकोनॉमिक जोन्स एम्प्टी पड़ी हैं। एक STZ बनाई है जो हमारी टेक्निकल जोन है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जिसको कहते हैं, उसमें भी कोई खातिर खा बात नहीं हो सकी। तो सीपेक 2 जिसको कहते हैं, जिससे चाइना की वो मशीनरी जो पाकिस्तान आए और वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की तरफ हमारी जो इस वक्त कमजोरी है उसको दूर करे, ये तो करना ही पड़ेगा, और इसके लिए हमें उनसे बातचीत करनी है। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी, आप मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड, आपका इतना बड़ा सेक्टर है ना टेक्सटाइल का, आप ये बताइए कि फिर टेक्सटाइल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। एक शायद चाइनीज इन्वेस्टर है हमारे टेक्सटाइल में, बाकी सब डोमेस्टिक हैं, तो हम तो उनको भी कनेक्ट नहीं कर पाए। सो ये सारे काम इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने हैं। जो इंटरेस्ट UAE, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया का है, वो देखिए माइंस एंड मिनरल्स में ऑफ कोर्स इसलिए है कि वो इस एरिया को समझते हैं। पेट्रोलियम सेक्टर में इसलिए है क्योंकि मतलब अरामको जिसने इन्वेस्ट किया है गो में इस वक्त, वो $2.5 ट्रिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की। वो पेट्रोलियम के मतलब दे अंडरस्टैंड इट, सो उसमें इंटरेस्ट है। रेकोडिक में एक सऊदिया का इंटरेस्ट है, उस पर बात चल रही है। UAE से कुछ MOU साइन हुए हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये सारे MOU तो कभी भी नहीं तब्दील होंगे जी। तो ये अब लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन आवर एंड अगेन ऑलवेज, कि देखिए ना, आपने अपने अंदर एक प्रोफेशनल सेटअप पैदा करना है। प्राइवेटाइजेशन में भी, BOI में भी, SIFC के अंडर भी फिजिबिलिटीज अच्छी बननी है। ये सारा काम तो आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है सर, सारी चीज़ें अपनी जगह, पॉलिसी अपनी जगह, SIFC की काविशें जो हैं वो कोशिशें अपनी जगह, सीपेक अपनी जगह, लेकिन जो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज़ है उसका कितना इसमें अमल दखल होता है, और क्या आप समझते हैं कि जो काम किए जा रहे हैं वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में, ये बड़ा अहम सवाल उठाया जाता है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, कि वो जारी रहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगले 1-2 साल में, अगर आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा लेवरेज है टू डू थिंग्स आवरसेल्व्स, कि हम कोई मूव कर सकें फ्रॉम वेयर इट इज़, मैं आपको एक थोड़ी सी राह आपके सामने रख देता हूँ, फिर साल 1 में दोबारा गुफ्तगू कर लीजिएगा। ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा, आप नए प्रोग्राम के इजरा की तरफ जाएंगे, एक तो ये बात होगी, मैं बड़ा क्लियर हूँ। दूसरा ये है कि आपको इसी तर्ज पे अभी रहना है, और आपने SIFC के ही फ्रेमवर्क में, जिसमें वो इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर रही है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में मदद कर रही है। चलें सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है खाकान साहब, मादरत आपकी बात जो है वो हम पूरी नहीं सुन पाए, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।